डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री में आपका लेसन सेकंड वीडियो संख्या 5th है, 5वीं वीडियो है आपकी। पिछली वीडियो में हमने राज व्यवस्था को देखा था। 8वीं से 12वीं शताब्दी 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो काल है, इस व्यवस्था में हमने देखा था कि कैसे सामंतीकरण बहुत तेजी से हुआ था। अर्थव्यवस्था भी इसी प्रक्रिया से गुजरी। इसका प्रभाव रहा सामंतीकरण का। कहने का अभिप्राय है कि राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों में परिवर्तन का एक ही आधार था, वह था भूस्वामी वर्ग। यह एक ऐसा वर्ग था जो खेती से जो आमदनी होती थी उस पर निर्भर करता था और स्वयं खेती भी नहीं करता था। आमदनी लेता था लेकिन खेती स्वयं नहीं करता था, मतलब कि इनसे और लोगों से खेती कराता था। जो कृषि थी, किसान थे जो और भूमिहर किसान थे, उन पर जो है दबाव आना जो है स्वाभाविक इसका नतीजा था। तो कुल मिलाकर इस काल में जो है कृषि की और कृषकों की जो है विस्तार तो हुआ, लेकिन जो स्थिति है वो बदतर होती चली गई। स्थिति खराब हुई किसानों की। तो ये कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उनमें विवाद है। तो इस काल की जो विशेषता है वो है स्थानीयता और ग्रामीण आत्मनिर्भरता। विशेष एक विशेषता इस काल की रही। तो अगर हम इसको डिटेल में अगर स्टडी करेंगे तो पहला बिंदु है आपका कृषि की स्थिति। पहला बिंदु है आपका कृषि की स्थिति। तो कृषि की स्थिति भारत में आपको हम पिछले कुछ समय तक भी पढ़ते थे कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो आपका कृषि। इस काल के ग्रंथों से कृषि क्षेत्र के विस्तार और उसकी संतोषजनक स्थिति की जानकारी मिलती है। साक्ष्य विभिन्न तरह के अनाज नाम लिख सकते हो आप, अनाजों के, दालों के, ठीक है, गन्ना, कपास, इस तरह की पटसन, जो भी फसलें, चावल, फल, सब्जियों, जो भी इनके ऊपर प्रकाश वो ग्रंथ, किताबें वो साक्ष्य डालते हैं। गोबर की खाद, लोहे की फाल का हल, ठीक है, इनका प्रयोग से जो है क्या हुआ, अच्छी फसल आई। फसल जो है उसमें वृद्धि हुई। बहुत से शासकों ने बांध भी बनवाए, कुएं भी बनवाए। हमने चोलों में भी पढ़ा था, तो उत्तर क्षेत्र में भी ऐसे कुछ प्रयोग हुए थे। तो इस सारे से कृषि का विस्तार होता है। इस सारे से कृषि का विस्तार होता है। राजतरंगिणी में खोया नामक इंजीनियरिंग का उल्लेख है, जिन्हें झेलम नदी के तट पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहर निकाली थी। तो बांध बनाकर नहर निकालने का काम भी ऐसा वर्णन आता है। दक्षिण भारत में भी हमने पढ़ा था, चोलों के काल में तालाब, कुओं का निर्माण प्रचुर मात्रा में हुआ। 10वीं शताब्दी में रहट, कुरुक्षेत्र अगर आप धरोहर में गए हो तो रहट वहां पर लगा हुआ मिलेगा आपको, कुआं है वहां, देख सकते हो आप। तो रहट जो है सिंचाई के लिए विशेष रूप से काम आना शुरू हो गया था, जानकारी मिली है। संस्कृत ग्रंथों में, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आ जाए तो अर्घट इसका नाम मिलता है संस्कृत ग्रंथों में। कृष्याप या कृषि सूक्ति नामक 9वीं शताब्दी ग्रंथ में फसलों और पशुओं की बीमारी, मतलब फसलों और पशुओं को क्या क्या बीमारी हो सकती थी, इसके संबंध में भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब एडवांस थे लोग, इनसे संबंध इसका जुड़ता है। वृक्ष संहिता में कलम के माध्यम से पौधे, कलम पौधे की जानकारी वृक्ष संहिता के माध्यम से। इन किताबों के नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राजाओं द्वारा बंगाल, सिंध, तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों व धार्मिक संस्थाओं को भूमिदान, तो भूमिदान देने से भी क्या हुआ, कृषि का विस्तार होता है। विशेष रूप से ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो प्राय ऐसा भूमि का बड़ा भाग बिना जुता होता था, इसलिए घुमक्कड़ पशुपालक जैसी जनजातियों के लोगों को कृषि पेशा जो है घुमक्कड़ जातियों ने अपनाया। कृषि पेशा अपनाकर एक जगह जो है वो बसे और उससे कृषि क्षेत्र बढ़ता गया, प्रेरित किया। सामंत इस कृषि के विस्तार से, जो क्योंकि सामंतों के अंडर ये सारा काम चलता था, तो आय बढ़ी। सामंतों की आय बढ़ने से उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई। तो ये बिंदु हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। दूसरा बिंदु है गांव की आर्थिक संरचना। गांव देखो एक जैसे तो आज भी नहीं है, संरचना अलग अलग है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ
मजदूरों के गांव हैं, कुछ कृषि के गांव हैं, कुछ में नौकरियां ज़्यादा हैं। तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो कुछ तो चरवाहों के गांव थे। चरवाहे जो चराते हैं ना, पशु को चराने का ही उनका मुख्य काम है, पालते हैं पशु। तो उनमें पूर्वी भारत में क्या कहा जाता था? घोष। क्या कहा जाता था? घोष। कुछ कबीलाई गांव थे। कबीलाई जो गांव थे उन्हें कहा जाता था पाली। घोष और पाली गांव कृषकों के ग्रामों से भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? कृषकों के गांव आकार में काफी बड़े थे, उनमें कई कई उपभाग थे जिनको पटका कहा जाता था। गांव में आवास क्षेत्र के अलावा, आवास क्षेत्र में तो जहां पर गांव के मकान बने हुए रहते हैं, उसके अलावा जंगल, चरागाह, तो कुल मिलाकर 3 चीजें होगी, जंगल, चरागाह क्षेत्र और आवास क्षेत्र। तो ये चीजें होती थी गांव में। नगरों में दस्तकारी का महत्व कम होने से दस्तकार, जब किसी चीज का नगर में महत्व कम हो जाता है तो उसके बाद नगरों के जो दस्तकार थे वो कहाँ आ गए? वो गांव की ओर बढ़े और गांव में आकर क्या किया? कृषि पर निर्भर हुए वो लोग। तो ये कृषि बढ़ने का एक प्रमाण है। और धीरे धीरे दस्तकार जातियों के लोग कृषि भी की और साथ में इन्होंने किसानों के लिए जो है सामान बनाया। किसानों को कृषि के लिए जो सामान चाहिए था, जरूरी सामान था, तो वो भी इन्होंने बनाया। किसान बदले में उपज का कुछ भाग दे देते थे। तो आप पढ़ते होंगे, लुहार है, सुनार है, जो भी मतलब जिस भी तरह के हैं, कुम्हार हैं, वो सब पहले अनाज के बदले जो है सेवा जो है करते थे। आज तो नगद प्रणाली चलती है। तो वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ आत्मनिर्भरता बढ़ गई। गांव मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें उसी गांव में मिल जाती थी लोगों को। और मुद्रा विनिमय नए के बराबर, मुद्रा मतलब सिक्के पैसे जो भी है वो नए के बराबर थे। तो ये हम पढ़ रहे हैं गांव की संरचना, गांव में कैसे समाज चल रहा था। नमक, लोहा या अन्य कोई वस्तु जो बाहर से लाई जाती थी, इसके लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती थी। कुछ चीजें बाहर से लानी पड़ती थी, मजबूरी थी। गांव के स्तर पर जागीरदार पनपने से गांव की पंचायत और उसकी समितियां, जब ये जमींदार पनपा तो इस जमींदार ही कानून हो गया, यही सारी चीजें देखने लग गया। पंचायत और जो स्वायत्ता जो समिति थी उनका क्या हुआ? ह्रास मतलब पतन, उनको नुकसान हुआ। तो एक बड़ा नुकसान था। जागीरदार किसानों से भू राजस्व तो वसूलते ही थे, साथ में अपनी व्यक्तिगत जमीनों पर बटाई दर से खेती भी कराते थे। और सबसे बड़ा नुकसान जो समाज को हुआ वो बेगार, जबरदस्ती काम लेना और उसके बदले कुछ नामात्र बस रोटी कपड़ा देना। ब्राह्मण या मठों को दान में दिए गए गांव को अगरहार और इनमें रहने वाले गैर ब्राह्मण लोगों को डर कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था? अगरहार। और इनमें जो लोग गैर ब्राह्मण थे, नोट करें आप, उनको क्या कहा जाता था? डर। उत्पादन के लिए गांव में न्याय व प्रशासन का अधिकार भी दान प्राप्तकर्ता के पास था। फलतः यहाँ कृषक, कृषि मजदूरों तथा गांव के दस्तकारों का भी ज्यादा शोषण हुआ। जमींदार विशेष शोषण करते थे। कुछ अभिलेखों से पता थे गांव छोड़कर चले जाते थे फिर लोग दुखी होकर आखिर में, जहां ज्यादा शोषण होता था। लेकिन छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, इस तरह लुके छुपे ही वो जाते थे। किसान को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता था। यदि किसान ज्यादा पैदावार करता था तो जमींदार की मांग बढ़ जाती थी। तो क्यों बढ़ाएगा वो, क्यों अपना खून पसीना बालेगा? ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह के स्तर तक पहुंच गई थी, एक बंद आर्थिक इकाई। मतलब बस जैसे जैसे जीवन चल जाए, काम चल जाए, ऐसा कोई मतलब नया उत्साह, नया कुछ अतिरिक्त करने का नहीं बचा था। ये एक बड़ा दुर्भाग्य था जिससे कि फिर पद्धतियां खराब होती जाती हैं। फिर आता है उद्योग धंधे। प्राचीन व मध्यकाल में उद्योग धंधों का अर्थ मुख्यतः शिल्प व्यवसाय था। ऐसा नहीं था कांच की फैक्ट्री लग रही है और लग रही है कोई, शिल्प व्यवसाय था। तो ज्यादातर कारीगर जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं थी, तो जैसे सूत था, सूत कताई करना था, आपका वस्त्र बुनाई था, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, खिलौने बनाने हैं, ठीक है, ये शिल्प थे। आपके धातु पत्थर की मूर्तियां हैं, आभूषण है, मणिकारी है, ये सारे काम उस समय होते थे। लकड़ी और धातु शिल्प भी विशेष रूप से था, लकड़ी का काम होता था।
हाथी दांत के कारीगर भी मिल जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मौर्य कालों से गुप्त काल तक विशेषतः कुषाण काल में शिल्प काफी उन्नत अवस्था में थे। समाज में शिल्पकारों का काफी सम्मान था, क्योंकि वे व्यवसाय लाभ कमाने के अच्छे साधन थे। संघ और श्रेणियां भी थी इनकी, संघ और श्रेणियों में संगठित थे। लेकिन अध्ययन काल में सामंतीकरण के चलते बदलाव आया। इन व्यवसाय के बिना काम नहीं चल सकता था। अब अनेक छोटे छोटे सामंती राज्य उभर चुके थे। दुर्ग, महल, आभूषण, वस्त्र, वन्य विलासिता का संबंध, सेना के अस्त्र शस्त्र इत्यादि की जरूरत थी। धीरे धीरे ये व्यवसाय लाभ की बजाय व्यवस्था बन गए। इस व्यवस्था ने इनको नुकसान किया। अब नवीन दृष्टि से इनको देखा जाने लगा। व्यवसायी उत्साह में कमी आने लगी इन सब कारणों से। और तत्कालीन स्मृतियों में शिल्प व्यवसाय का उल्लेख मिलता है, परंतु ध्यान देने की बात है कि ये व्यवसाय शूद्रों के लिए आवश्यक माने गए हैं। सुप्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि ने दस्तकारी को निम्न व्यवसाय बताया है। तकनीक और यांत्रिकी की निंदा की गई है। समाज पिछड़ने लगा था, उल्टे विचार आने लगे थे, गलत मतलब निम्न विचारों का समाज हो गया था, संकुचित होना शुरू हो चुका था। तो इस विवेचन को करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत बहुत विस्तृत था। इसके विभिन्न भौगोलिक अंचलों में आर्थिक विकास की प्रवृत्ति एक समान नहीं हो सकती। गुजरात, बंगाल तथा भारत के दक्षिण भागों में जहां शिल्प उत्पादों का व्यापारिक महत्व कम नहीं हुआ था, वहां पर विकास जारी था। नोट करने की बात है कहां कहां पर जारी था। गुजरात, बंगाल और दक्षिण भागों में, और बाकी जगह पर दिक्कत थी। बड़ौद के बरोज तथा खंबात की खंबायत वस्त्र प्रसिद्ध थे। बुकरम वस्त्र विदेशों को निर्यात होते थे। मुल्तान, मथुरा भी उस उद्योग के केंद्र थे। कश्मीर की सफेद लिनन जो है प्रसिद्ध थी। बड़े भव्य मंदिर भी बनाए गए थे। तो इससे कीमती धातु और पत्थर की सुंदर मूर्तियों के उद्योग ने बड़ा विकास किया था। तो ये हमने पढ़ा, उद्योग धंधे किस तरह से पनपे, किस तरह से उनका विकास होता है। उसके बाद आता है श्रेणी संगठन। अभी हमने पढ़ा उद्योग धंधों में क्या थे, श्रेणी संगठन थे। जब ये मंदे पड़ गए, इनका मतलब व्यवस्था बन गई, तो इन श्रेणी संगठनों का भी पतन होने लगा। कुषाण और सातवाहन के काल में बड़े बड़े नगर थे, उनमें काफी संगठित थे। गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन का जो काल था या उसके बाद का जो काल था, इसमें शुरुआत हो गई थी पतन की। इसका मुख्य कारण व्यापार व्यवसाय में आई गिरावट और जमींदार वर्ग का जो प्रभुत्व बढ़ा, उन्होंने इनको बढ़ावा नहीं दिया, इनका उत्साह कम किया, मजबूरी बना दिया। तो इससे श्रेणियां बिखरती गई और गांव और छोटे नगरों में इनके सदस्य फैलाकर अपनी जीविका चलाने लगे। हमने पढ़ा था कि गांव में आने लगे थे दस्तकार और वहीं पर अपनी जीविका चलाने लगे वस्तु के आदान प्रदान से। तो इससे कुछ श्रेणियों ने तो व्यवसाय भी बदल लिए, धंधे ही बदल लिए, क्योंकि लगा कि इस काम में ज्यादा इनकम नहीं रही या व्यवस्था ज्यादा है, तो उन्होंने वो बदल ही लिए और नई उपजातियां बन गई। द्वादश श्रेणी एक अलग वैश्य उपजाति बनकर उभरी। इस विवेचन का अर्थ यह भी नहीं निकालना चाहिए कि श्रेणियां बिल्कुल ही विलुप्त नहीं हुई। न तो उद्योग धंधे और व्यापार समाप्त हुए थे, न ही संगठन समाप्त हुए थे, परंतु महत्व पहले जैसा नहीं रहा। 10वीं सदी के कमल शिलाभिलेख में काम्यक नामक स्थान पर बसने वाले कुंभकार, मालाकार, अन्य शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। कुछ श्रेणियों का मुखिया महतक या माहर कहलाता था। व्यापारियों की श्रेणियों में मुखिया को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। 2 नंबर में आ सकता है, 2 अंक में इसको याद रखें। प्रत्येक श्रेणी में मार्ग निर्देशक समिति होती थी, जिसे कार्यचिंतक कहा जाता था। रोमिला थापर इस बारे में क्या कहती है? वास्तविक सत्ता संपन्न श्रेणियां अब केवल दक्षिण भारत में सिमट कर रह गई थी। मतलब श्रेणियां ज्यादा मजबूती जो थी वो दक्षिण भारत में इनकी थी। मुद्रा, देखो अभी हमने पढ़ा कि वस्तु विनिमय ज्यादा चलने लगा, तो मुद्रा में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, सिक्कों में कमी आ गई थी। अधिकांश इतिहासकार इस बात को स्वीकार भी करते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले रेशम व्यापार भी जो है समाप्त हो गया था। उसमें भी जो मुद्रा आती थी वो भी समाप्त हो गया था। नगद वेतन की बजाय क्या दे रहे थे? भूमि दी जा रही थी, मुश्किल हो गया था। आत्मनिर्भर व्यवस्था का उपरना इत्यादि अनेक कारण थे। वस्तु विनिमय की वृद्धि के प्रमाण मिलते, ये भी हम पढ़ाए हैं।
कुछ सिक्कों के साथ बड़ी मात्रा में कोड़ियां मिली जिन्हें प्रति अरबी लेखों में कपर्दक, जो कोड़ियां हमको क्या बोला गया है प्रति अरबी लेखों में, इंपॉर्टेंट है, कपर्दक कहा गया। संभवतः साधारण व्यापार इन कोड़ियों से होता था, साधारण व्यापार इन कोड़ियों से होता होगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कई राजवंशों ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, परंतु उनके राज क्षेत्र की तुलना में ये बहुत कम थे। बंगाल और दक्षिण के, जो देखो हम पहले भी कह चुके हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियां रहीं, तो बंगाल में जो सिक्के फिर भी जारी हुए और दक्षिण में भी सोने के कुछ सिक्के जारी किए गए, हालांकि ये संख्या में कम थे। और साथ ही उनमें खोट मतलब अन्य जो धातुएं हैं उनकी मिलावट का भी उल्लेख मिलता है, 50% तक भी मिलावट मिली है। तो सुंदरता का भी अभाव था, मौलिकता का अभाव था, नए डिजाइन नहीं आ रहे थे, तो ये एक नेगेटिव जो है बिंदु है। सिक्कों का वजन भी हल्का था। साहूकारी, ब्याज पर पैसा देने उधार देने वाले महाजन के व्यवसाय को साहूकारी कहा जाता है। महाजन, ब्याज, इन चीजों को याद रखना आप, साहूकार होता था। उल्लेखनीय है कि अध्ययन काल में साहूकार समृद्ध हो गए थे क्योंकि और लोगों की दशा खराब होती जा रही थी, तो ये ब्याज से बहुत पैसा कमा रहे थे। ब्याज की दर अधिक थी, साथ ही भेदभाव भी था, किसी को किसी रेट में दे देना और किसी को किसी रेट में देना, जैसे मर्जी रेट लगा दिया। एक ही पूंजी पर ब्राह्मण से 2% जबकि शूद्रों से 5% ब्याज दिया जाता था। लगता है भूदान प्रथा से ब्राह्मणों की साख भी बढ़ी थी क्योंकि उनको भूदान मिलता था, इससे उनकी साख बढ़ गई, उनकी वैल्यू बढ़ गई। फलतः उनको उधार दी गई पूंजी शूद्रों की अपेक्षा सुरक्षित मानी जाती थी। साख जिसकी ज्यादा होगी उसको कम रेट में मिलेगा, तो पूंजी ऐसा मानते थे कि वापस आ जाएगी। कई सूत्र कहते हैं कि 15 से 30% तक भी ब्याज लिया जाता था। कृषि और उद्योग धंधों पर इसके नकारात्मक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता, नकारात्मक प्रभाव पड़ा इसका। व्यापार की स्थिति, ये हमारा आखिरी बिंदु है इस क्वेश्चन का। व्यापार की स्थिति, प्रस्तुत काल जो था हमारा ये 4 शताब्दियों का विदेशी व्यापार था, लंबी दूरी का जो व्यापार था विदेशी, और जो अभी हमने रेशम के व्यापार के बारे में पढ़ा, तो जो इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, पतन होने जो इसका शुरू हो गया था। उनके अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में सोने चांदी की मुद्रा जो थी, मुद्रा का भी अभाव था उत्तर भारत में खासकर, परंतु इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। विमुद्रीकरण या विमुद्रीकरण का काफी हद तक स्वीकार करते हुए व्यापार के ह्रास को मतभेद मानते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी भारत में लंबी दूरी के व्यापार में तो अवनति हुई, ठीक है, ये बात तो इन्होंने मान ली, लेकिन स्थानीय व्यापार जो है जारी रहा, लगातार जारी रहा छोटे नगरों में। साथ ही बंगाल और दक्षिण भारत की बंदरगाहों से में जो है उन्नति हुई, मतलब बंगाल और दक्षिण भारत जो है हर चीज में इस काल में भी आगे थे। सोने के सिक्के में पढ़ के आए भी जारी किए। सतीश चंद्र के मतानुसार 6वीं सदी के बाद से ही दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जावा, सुमात्रा, कंपूचिया के बीच जोर शोर से व्यापार हमारा चल रहा था। इन देशों के साथ व्यापार मुख्यतः बंगाल की ताम्रलिप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, ताम्रलिप्ति कहां पर है, बंदरगाह या तामलुक भी बोलते हैं, बंगाल में। इस व्यापार में गुजराती व्यापारी भी भागीदार थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने चीन के साथ भी जो है प्रोत्साहित किया। अल मसूदी के वृतांत के अनुसार कैंटन की बंदरगाह भारत और चीन के मध्य व्यापार का अड्डा थी। विशेष चीन से होने वाले व्यापार से इतना लाभ होता था कि बंगाल के पाल शासकों तो दक्षिण भारत के चोल व पल्लव शासकों ने अपने व्यापारिक दूत चीन भेजे। देखो 3 अगर बड़े राज्य जो है दूत भेज रहे हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो मामला रहा था। दूसरी ओर चीन ने 13वीं शताब्दी में अपने देश में सोना चांदी के निर्यात को रोकने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर सोना चांदी बेचना पड़ता था उनको, हमारे से जो चीजें खरीदते थे उसके बदले में। तो चीन का व्यापार काफी सीमा तक भारतीय जहाजों से होता था। चीन को क्षति होती थी, इस सारे से नुकसान होता था। उसे रोकने के लिए बाद में तेज गति से इन्होंने जहाज बनाए और कुतुब नुमा मतलब कंपास का भी जो है इन्होंने प्रयोग किया।
चीन ने सुधार किया अपने सिस्टम में, ताकि वो भारतीय लोगों का व्यापार में मुकाबला कर सके। तो इस प्रकार संपूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि भारत का व्यापार उस युग में जहां रोम व ईरानी साम्राज्य से कम हुआ तो दक्षिण पूर्वी एशिया चीन से बढ़ा। यह व्यापार भारतीयों के लिए लाभदायक रहा। मुख्यतः लाभ गुजरात, बंगाल और दक्षिण के व्यापारियों को मिला। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में निरंतरता रहते हुए भी बड़े बुनियादी परिवर्तन हुए। विभिन्न कारणों से विकसित हुए भूस्वामियों की इसमें विशेष भूमिका थी। गांव से लेकर राज्य तक की राजनीति इससे प्रभावित हुई। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी शायद ही कोई ऐसा पक्ष था जिस पर इसका प्रभाव न पड़ा हो। विशेष तौर पर गांवों में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, लेकिन स्वायत्तता का ह्रास हुआ क्योंकि अब जमींदार का ही कानून चलने लगा था। नगर मुद्रा व्यापार तथा श्रेणी संगठनों पर का जो प्रभाव होने पड़ा वो भी उल्लेखनीय है, लेकिन ये प्रभाव भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो गूगल मीट की जो हमारी क्लास होगी आज, उसमें भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपकी, कोई क्वेरी, आप रोज़ इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं।